एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन आया है या और नई नई चीजें आई हैं, तो एसएससी का एग्जाम प्रणाली सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिसको आप स्कैम भी कह सकते हैं। अभी 3 दिन पहले आंसर की रिजल्ट रिलीज हुई आंसर की। उससे पहले आपने देखा था रिजल्ट आया और फाइनल आंसर की आई नहीं थी, तो अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग तरीके के। और काफी सारे लोगों के आपने वीडियो भी देखे होंगे कि ये प्रॉब्लम है। कोई बच्चा कह रहा था मेरे इतने नंबर हैं, इतने नंबर बढ़ गए। हमने उस पर कोई वीडियो जारी नहीं किया था, क्योंकि जब तक कोई सॉलिड ग्राउंड ना हो तब तक कह पाना मुश्किल होता है। आंसर की आई, हमने उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि जहां इतने सारे बच्चे दर्द से तड़प रहे थे तो सेलिब्रेशन बनता भी नहीं था। मैं आज आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और बहुत सटीक सटीक बातें करूंगा जो वास्तव में सच्चाई है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं हो सकता, इस सब पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी रिलेटेबल रहे, लोगों को यह पता रहे कि एसएससी में क्या स्कैम हो रहा है, उसके लिए मैं कुछ मिनट लेके पूरी कहानी बताना चाहूंगा। तो पहले एसएससी एग्जाम्स की प्रॉब्लम को कुछ मिनट में समझते हैं और फिर बात सॉल्यूशन की करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी के सारे एग्जाम एक तरीके के सिस्टमेटिक डिस्क्रिपेंसी के प्लान बन चुके हैं, यानी नौकरी देने का एक जो तरीका है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया जा रहा है, गलत लोगों को भी भर्ती किया जा रहा है, या जितनी भी और सब पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में चल रही है वो सब कुछ हो रहा है। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने भी है कि बच्चों के रॉ मार्क्स आप पता कर सकते हैं, बट किसी का भी नॉर्मलाइज स्कोर आप पता नहीं कर सकते, वो हिडन है। अब उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर में हो सकता है 2000 या 3000 बच्चों के नंबर इतने भी बढ़ाए गए हों जो आप नहीं सोच सकते, बट वो हमें और आपको पता नहीं लगेगा और हम ऐसे जाके उंगली उठा भी नहीं सकते। बट हाँ, जैसी एसएससी की हरकतें हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कुछ नहीं पता, क्योंकि हर जगह इनकी मनमानी है। पहले ये कहते हैं कि 11 जून को नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर देते हैं। नोटिफिकेशन में ये कभी नहीं बताते कि हम टीयर 1 एग्जैक्ट इस तारीख से शुरू करेंगे। चलिए टीयर 1 थोड़ा बहुत फिर भी बता देते हैं, उसके बाद कभी ये नहीं बताते कि टीयर 1 और टीयर 2 में इतना गैप देंगे। कभी ये 4 महीने देते हैं, कभी ये 2 महीने देते हैं, क्योंकि इनके बाप का कमीशन है। इन्होंने ये सोच लिया है कि ये तो हमारे बाप की जागीर है, हम जो चाहेंगे जैसे मनमानी करेंगे वो करेंगे। कभी नौकरी देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी आपको किसी भी स्टेज पे कब बाहर कर देंगे आप सोच नहीं सकते। और लगभग एक साथ एमटीएस सीएचएसएल के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा। एक एक बच्चा कोई 3-3 नौकरियां भी ले रहा है और बाकी बेचारे खाली हाथ रह जा रहे हैं। यह भी कमीशन की असफलता ही है। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताना चाहता हूं कि सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल में सेम मैथ्स का सिलेबस है। आप बताइए कितना सही है, जहां सीएचएसएल 12वीं पास बच्चा दे रहा है, जहां सीजीएल ग्रेजुएशन वाला बच्चा दे रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दोनों का नोटिफिकेशन लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। ये सीएचएसएल का टीयर 2 का सिलेबस है, देखिएगा जरा। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये सीजीएल का सिलेबस है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कहां का न्याय है कि सीएचएसएल का भी सिलेबस सेम है, मेंस का, सीजीएल का भी सेम है, दोनों में टीयर 1 है, दोनों में मेंस है, सेम स्टेप है। ये किस हद तक सही है? या तो हम ये कह दें कि ये कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों के लिए अन्याय है कि आप 12वीं वाले बच्चों से ग्रेजुएट लेवल के सवाल पूछ रहे हो, या ये कह दें कि ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के साथ अन्याय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनसे आप 12th लेवल के सवाल पूछ रहे हो। बट सच ये है कि दोनों से ही 10th लेवल के पूछ रहे हैं, इनके एग्जाम का कोई स्तर ही नहीं बचा है। आज आप अमेरिका में देख लो, वहां भी सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी होती है, लेकिन बहुत सही सिस्टम है और कभी इस तरीके की चीजें आज आप गूगल करके भी देखना आपको नहीं मिलेगी। बट भारत में एसएससी जैसे इतने बड़े कमीशन एक समान पैटर्न पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम आसान हो जाता है। इन्होंने वही 4 लड़के पकड़े हुए हैं, सोनू, मोनू, दुर्गा, कौरव। एक इनका जीएस का पेपर बना रहा है, उसको यह भी नहीं पता कि वो एमटीएस के लिए बना रहा है, उसको यह भी नहीं पता कि वो सीएचएसएल के लिए बना रहा है, बस वो 4 पेपर बना के दे देता है। गणित वाले को प्रेशर करते हैं तो वो और कहते हैं कि अच्छा 36 शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है मैं 1000 सवाल बना देता हूं। फिर उसने एक असिस्टेंट रखा हुआ है तुषार नाम का, वो कहता है मैं इसमें वैल्यू बदल दूंगा, और वो हल्की पल्की वैल्यू बदल देता है, और बस इसी भरोसे, राम भरोसे इनका काम चल रहा है। 100-100 रुपए तो बच्चों से फॉर्म फीस भी ले रहे हैं।
फिर बाद में गलत सवाल पूछ के उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि सुन गणित वाले, तेरे को 8 सवाल गलत करने, और अब की बार ऐसे गलत करना जो बच्चे कोर्ट में ना पहुंच जाएं। ऐसी ऐसी गलती करना, मैं दिखाऊंगा आपकी इनके गलत सवालों की गलती, कि पता भी ना चले और गलती हो जाए, ऐसी गलती करना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सिस्टम में कितने बड़े सुधार की जरूरत है। एग्जाम का लेवल तब ठीक नहीं होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन तो हमें खाता ही रहेगा। अब एसएससी के इस अन्याय को रोकेगा कौन, सरकार या कोर्ट? क्योंकि अभी जब से रिजल्ट रिवाइज हुआ है तो सबके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई है। सबको लग रहा है हम कोर्ट में जाके यूं बच्चों को जिता के ले आएंगे। जैसे जाएंगे, जज साहब तैयार खड़े होंगे, वो कहेंगे पकड़िए आप अपनी नौकरी, पकड़िए आप अपनी नौकरी। आप देख रहे होंगे बहुत सारे शिक्षकों का भी ये कहना है कि हम कोर्ट में जाके इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आज 4 दिन हो चुके हैं लगभग, अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि कौन कोर्ट गया है, नहीं गया। आज हम आज की हियरिंग पे भी बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी एक केस लड़ रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है कि कब टीचर कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे को भी नहीं पता है। बच्चे आपस में भी पैसे जुटा के कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं वो भी, जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भी। सिलेक्टेड वाले ये सोच के बैठे हैं जैसे नॉन सिलेक्टेड जाएंगे हम उनके अपोजिशन में चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन है क्या फिर इन सब चीजों का, इस पे भी हम बात करेंगे। बट एक एक करके, जैसा मैंने बताया कि हम पहले एसएससी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन के बाद हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे, बाद में शिकायत करने के बाद एडमिट कार्ड जारी हुए। ये कुछ भी गलत करते हैं, जैसे किसी का ये फॉर्म भी रिजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट रीजन नहीं बताएंगे कि किस आधार पे कर रहे हैं। कभी कभी तो आधार इतना छोटा होगा कि आपको शर्म आने लगे कि अच्छा इतने टुच्चे से आधार पे किसी के बाल अगर चुपके हुए हैं तो ये कह के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने कैप लगाई हुई है। बच्चा जाके बताता है कि जी मैंने कैप नहीं लगाई थी, फोटो खिंचाते वक्त बालों में कड़वा तेल लगाया था जिसकी वजह से मेरे बाल चिपक गए थे, आपको ये कैप लग रहा है। यानी बच्चों से ये इतनी महीन महीन चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और खुद इनसे 130 सवाल ठीक नहीं बनते। आप एक्सपेक्टेशन का लेवल समझिए। जहां एक्सपेक्टेशन का लेवल इस हद तक का हो दुर्गा जी, वहां डाइवोर्स ही होता है और कोई इलाज ही नहीं है कि तुम हमसे तो ये उम्मीद कर रहे हो और जब हम तुमसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं उसका तुम 1% भी खरा नहीं उतर रहे। पहले बच्चा भागता है एसएससी के रीजनल ऑफिस, वहां जाके अपने एडमिट कार्ड जारी कर पाता है। यह समझ लीजिए आए दिन हर छोटी बात के लिए टीचर और बच्चे लगातार कभी ट्विटर पे, कभी टेलीग्राम, कभी यूट्यूब पे सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहते हैं और ये अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आंसर की मंगानी है, चलिए ट्विटर पे कैंपेन करते हैं। ट्विटर भी शर्माने लगा है कि क्या हम इसलिए बने थे कि भारत की सरकारी एग्जाम में हो रहे घोटाले के लिए सिर्फ ट्रेंड चलाएंगे। इलॉन मस्क को शर्म आ रही है, उसको लग रहा है मैंने गलत खरीदा, दोबारा बेच देता हूं। हर स्टेज पे एसएससी एक गंभीर गलती कर रही है। आप अगर प्री के एग्जाम में भी देखेंगे तो गणित के तमाम सवाल एक जैसे पूछते हैं ये, और हम इनकी क्षमता पर सवाल भी ना उठाएं। एक जैसे सवाल, थोड़ा सा वैल्यू बदल देंगे, कहीं +1 है कहीं -1 कर देंगे, अलग अलग शिफ्ट में सिर्फ संख्याएं बदली गई, पैटर्न और सवाल एकदम एक जैसे थे। क्या भाई तुम 36 शिफ्ट के लिए अलग अलग क्वालिटी वाले प्रश्न नहीं बना सकते? क्या एसएससी के पास कोई विशेषज्ञ और परीक्षा सेटिंग वाली टीम नहीं है, या वो किस तरीके की सेटिंग में व्यस्त है कि वो वैलिड प्रश्न नहीं बना पा रहे या बैलेंस्ड प्रश्न नहीं बना पा रहे? इतनी बड़ी परीक्षा में सवालों का रिपीटेशन, इनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। जबकि आप देखो आईबीपीएस, यूपीएससी, कैट जैसी परीक्षाएं सालों से सवाल डिजाइन कर रही हैं। सीडीएस कब से चल रहा है, कभी आप नहीं देखोगे इस तरीके की दिक्कतें हुई हैं वहां। ये सब एसएससी में ही क्यों हो रहा है? मेरा बस चले तो अभी एक माचिस की तीली लगा के मैं कमीशन को अभी के अभी डिसॉल्व कर दूं और सरकार से कहूं कि एक नया कमीशन बनाओ इस तरीके की नौकरियों के लिए, या फिर यूपीएससी को ये जिम्मेदारी दो। वही प्रश्नों को आप देखते होगे, टीचर से भी सुनते होगे, एसएससी की तैयारी में कुछ नहीं करना, बस प्रीवियस ईयर करके चले जाओ। सोचिए प्रीवियस ईयर पर ग्रुप भी नौकरी मिल जा रही है। और क्या करेंगे, किसी शिफ्ट में जीएस में इतने मुश्किल सवाल बना देंगे जिससे नॉर्मलाइजेशन फ्लॉप हो जा रहा है। आप अगर देखें प्री के एग्जाम में खराब नॉर्मलाइजेशन और ओवरेज कैंडिडेट के इन होने की वजह से इनकी भर्ती प्रक्रिया की ऐसी तैसी बच गई। नॉर्मलाइजेशन इतना अजीब हो गया कि किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, मैं प्री की बात कर रहा हूं, किसके कितने घटेंगे पता ही नहीं। सिस्टम एकदम अनवाइज्ड नहीं रहा है।
इतनी प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। और कट ऑफ 153 चली गई। वहां बच्चे अलग रोते रहे, खूब चिल्लाए, क्या करें क्या करें, स्कैम हुआ है। कोई कह रहा है वीएच कैंडिडेट स्क्राइब लेके चले गए, एसएससी के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। प्री की कट ऑफ 76% तक चली गई। अच्छे अच्छे मेहनती बच्चे और बाहर हो गए। और एसएससी की सबसे बड़ी गलती जिसको हम चिल्लाते रहे वो थी ओवरेज स्टूडेंट को मेंस में भेजना। 800-900 ऐसे कैंडिडेट साफ तौर पर प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए थे जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि एसएससी एज का फिल्टर लगाना भूल गई थी, जिससे उनकी जो आयु थी वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। मैंने उस वक्त भी चिल्ला के बच्चों से भी हाथ जोड़े, शिक्षकों से भी जोड़े कि देखो ये वो बच्चे हैं जो मेंस की कट ऑफ भी जाके बढ़ाएंगे। आपने कहा नहीं 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 कुछ नहीं होगा। आप एक बात बताओ, प्री का रिजल्ट जब रिवाइज हुआ, सुनना मेरी भाई बात, ठीक है, प्री का रिजल्ट जब रिवाइज हुआ तब पॉइंट में रिवाइज हुआ दुर्गा जी, और 609 इनके हिसाब से ओवरऑल 1100 बच्चे इन हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये 800-900 बच्चों ने मेंस दिया है उनका भी प्रूफ लेके आया हूं। उन 800-900 बच्चों ने जो मेंस दिया है उससे मेंस की कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टॉप स्कोरर लोग हैं। क्या एसएससी उनका एडमिट कार्ड रिजेक्ट नहीं कर सकती थी? आज भी अगर हमारे पास कोई सॉलिड ग्राउंड है रिजल्ट को रिवाइज करने का, तो एक यही सॉलिड ग्राउंड है कि 800-900 बच्चे जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे वो मेंस में कैसे बैठ गए, कैसे तुमने उनके स्कोर को इवेल्युएट किया है। आप देखेंगे मैं प्रूफ लाया हूं कि इन्होंने उनके स्कोर को इवेल्युएट किया है। आपको प्री की तरह ये लगेगा इससे कितना फर्क पड़ जाएगा, इससे इतना फर्क पड़ जाएगा कि 200, 300, 400 लोगों को तो और नौकरी मिलेगी, इतना फर्क पड़ जाएगा। इतना तो सॉलिड ग्राउंड हमारे पास है। बाकी आप सोचें, आपकी डिमांड्स अलग अलग हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो। अगर आपको इतना ही डर था तो आप मेंस से पहले खुल के क्यों हमारे सपोर्ट में नहीं आए थे कि नहीं 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 एक शिफ्ट में मेंस होगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उस वक्त भी एसएससी के सामने जाके गुहार, रिक्वेस्ट, ऑर्डर चिल्लाना किया जा सकता था और एक शिफ्ट में मेंस होता। तब आप कोई तैयार नहीं थे। इनफैक्ट लोग तमाम तरीके की ज्ञान दे रहे थे, अरे कुछ नहीं होगा, मेंस होने दीजिए। यहां देखिए दो तरीके की दिक्कत सामने आती है। एक तो जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसमें 1-8% ही ऐसा है जिसको पता है कि श्योर सिलेक्शन होगा, 90% को तो भ्रम है, उसको लगता है कि सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। दूसरा एक शिक्षक समुदाय है, उसको लगता है कि और चीजें नहीं रुकनी चाहिए, उनका पढ़ाना नहीं रुकना चाहिए, और दिक्कतें नहीं होनी चाहिए अगर ये सब होगा तो। लेकिन कब तक चलिए बर्दाश्त कर लेंगे? हमारा तो मोदी जी वाला हिसाब किताब है, झोला उठा के चल देंगे, नहीं पढ़ाएंगे गणित, 2 वक्त की रोटी खानी है खा लेंगे। उसके बाद क्या होगा? ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारे आपके ना आवाज उठाने से बच्चों का भला हो गया, या आगे बच्चे खुद इस चीज को ठीक कर लेंगे। आप सोचिए वो एसएससी जिसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही थी, और जब हम कोर्ट गए तो इन्होंने अपना रातों रात रिजल्ट रिवाइज कर दिया। बताओ, कोर्ट के दबाव में आके। उसके बावजूद भी इन्होंने इसको पूरी तरह ठीक नहीं किया, गलती को, ओवरएज कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। और एसएससी की इस गलती का नुकसान आज भी हजारों लोगों को हो रहा है। एसएससी अपनी बेसिक जिम्मेदारी भी ठीक तरीके से नहीं निभा रही। अगर एसएससी ने पहले ही एज का फिल्टर लगाया होता तो कट ऑफ प्री की भी कम होती, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते। एसएससी ने जो रिजल्ट रिवाइज किया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, क्योंकि वो बच्चे तो इन रह गए थे, उससे तो नॉर्मलाइज स्कोर पे भी फर्क डाला था उन्होंने। और बार बार एसएससी ऐसी गलती कर रहा है। मुझे अब ये तो एकदम नहीं लगता कि एसएससी में बैठे गए अधिकारियों में योग्यता की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लापरवाही ये जानबूझ के कर रहे हैं। अब जब मेंस का रिजल्ट आया है तो नॉर्मलाइजेशन, गलत प्रश्न, 100 रुपए लेकर प्रति क्वेश्चन 100 रुपए लेकर अन्याय करना, जबकि रेलवे जैसे एग्जाम में सुनते हैं कि पैसा अगर लिया जाता है और वो क्वेश्चन वाकई में गलत निकल आए तो रेलवे पैसा वापस कर देती है, और नियम भी यही होना चाहिए। लेकिन ये आपका पैसा खा जा रहे हैं। सोचिए कितना पैसा सरकारों पे पहुंच रहा है। फिर आप गडकरी साहब से पूछो कि भाई सरकारों पे इतना पैसा पहुंच रहा है, फिर भी आप रोड बनाने के बाद इतना महंगा टोल क्यों लेते हो? फिर लोगों के टैक्स का पैसा, जो ये तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, इसका पैसा आखिर जा कहां रहा है? एसएससी तो चाहे तो 2 मिनट में पूरा पेपर रिवाइज करा ले, तब कोई आके शिक्षक भी ये नहीं बोलेगा कि एसएससी के पास पैसे की कमी है, भारत गरीब देश है। क्योंकि एसएससी तो क्वेश्चन गलत पूछ पूछ के ही मोटा पैसा कमा रहा है। 16 सवाल सोचिए गलत थे,
एसएससी जेई के एग्जाम में, तब मैंने, आप अगर मेरा एसएससी जेई वाला वीडियो देखेंगे तब मैंने बताया था कि इन्होंने एक क्वेश्चन में कॉमा लगा हुआ है, उसको भी इन्होंने गलत मान लिया, कॉमा लगने को भी। यही चीज इन्होंने इस बार मेंस में की कि एक ऑप्शन जो कि सवाल का उत्तर भी नहीं है, बस उसमें कॉमा लगा हुआ है और इन्होंने उसका मार्क्स टू ऑल कर दिया। हम इन सब चीजों पे भी धीरे धीरे आएंगे और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट से इस वीडियो का अंत करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस है उसमें खूब गड़बड़ झाला है। जब परीक्षा एक शिफ्ट में ली जा सकती थी, एसएससी ने जानबूझ के इसे 2 शिफ्ट में करवाया ताकि नॉर्मलाइजेशन को फिर से एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें और गलत चीजों को भी जस्टिफाई कर सके। अपने कुछ लोगों को भी अगर घुसाना हो, पैसे लेके कर भी लोगों को अगर घुसाना हो तो वो भी संभव हो सके, ये सब उन्होंने किया। एक शिफ्ट में हो सकता था क्योंकि उम्मीदवार इतने ज्यादा नहीं थे, बट एसएससी ने जानबूझ के 2 शिफ्ट में कराया और नॉर्मलाइजेशन एक बार फिर से इतना बड़ा मुद्दा बन गया। नॉर्मलाइजेशन आप जानते हैं पहले से ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे आप बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, लेकिन कमीशन लगातार इसका दुरुपयोग खूब अपनी मनमर्जी से कर रही है। आप मेंस में देखें तो 18 जनवरी की शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट ये लोग नहीं करा पाए ठीक से, टाइपिंग टेस्ट इनको दोबारा कराना पड़ा, उसको वही लोग देने गए जिनके मेंस में अच्छे नंबर थे। टेंटेटिव आंसर की आई जिसमें कई सवाल गलत थे और एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की जारी की जिसमें दोनों शिफ्ट में कई सवाल गलत थे। लोगों को कहा गया कि कोई सवाल गलत है तो उसका रिप्रेजेंटेशन डाल दो, हमें 100 रुपए साथ में भेज दो। अब आप सोचिए 1,63,000 बच्चों से हर गलत प्रश्न पे 100 रुपए लेना कहां का न्याय है, और उसके बाद आप इन सब सवालों को मार्क्स टू ऑल कर देते हो। तो ये मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसियों को काम दिया गया सरकार द्वारा कि पैसा कमा के दिखाओ। मैं आपको गलत क्वेश्चंस का दिखाता हूं। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया, आज आप अपने सभी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, सारे टीचरों ने, आप देखेंगे सारे टीचरों ने सीजीएल के टॉप 60 टॉप 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाला है अर्थमेटिक का। तो जो आपके गुरु हैं, जिनसे आप गणित पढ़ते हो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है पलाश बाबू। जब मैं उन टीचर्स का वीडियो देखता हूं तो ये सवाल आता है उनके सामने कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स, तो वो सीधे कहते हैं हमने आपको पढ़ाया था n+1, लगा दो बेटा 93। मैंने कई सारे शिक्षकों की देखी जो गणित के स्वघोषित देश के नंबर 1 टीचर है, सबकी कईयों की देखी। यानी मैं ये मान रहा हूं कि जब एक टीचर को इस सवाल में नहीं दिख रहा कि ये गलत है, आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं, आपका दिल करे तो, मैंने उसमें साफ कहा है कि सवाल टेक्निकली रॉन्ग है। मेरी नजर तुरंत पकड़ गई कि ये सवाल गलत है। बट सोचिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब टीचर की नहीं पड़ी तो बच्चा कैसे समझ लेगा कि ये सवाल गलत है। कई बच्चों को तो ये n+1 भी नहीं पता होगा, तो उसने निकाला भी होगा, लिखा होगा 2, 4, फिर 92, फिर उनका सम किया होगा, फिर नंबर देखे होंगे। यानी उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने ये सवाल किया। उसके बाद आपने क्या कह दिया कि डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द क्वेश्चन, फुल मार्क्स इज बीइंग अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट। पहले ये कभी फुल मार्क्स नहीं देते थे। 2023 में लड़ाई हुई, बच्चे कोर्ट तक गए, इनको लगा कोर्ट का चक्कर फंसेगा, इसलिए जिस सवाल में भी थोड़ा डाउट है, भले ही डाउट है या नहीं, लेकिन किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन ज्यादा डाल दी है, इन्होंने कहा सबको मार्क्स बांट दो। सोचिए, आपका भविष्य सिर्फ 130 सवाल डिसाइड कर रहे हैं। उस 130 सवालों में हर शिफ्ट में लगभग 10-10 सवाल के मार्क्स सबको मिले हैं भर के। ये कहां का न्याय है? इससे सोचिए, आप 120 सवालों में बच्चे की जिंदगी निर्धारित कर दे रहे हैं कि इसको ग्रुप बी की ये ग्रेड पे वाली नौकरी मिलेगी, इसको शादी होगी, इसका जीवन अच्छा चलेगा, और इसका नहीं चलेगा क्योंकि इसको 120 सवालों में 100 भी ठीक से नहीं आते। एक सवाल से ही बच्चा ऊपर नीचे इतना स्कोर में अंतर आ जा रहा है। अभी आप आगे नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये सवाल सोचिए क्यों पूछा गया, गलत सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास क्वेश्चन सेट करने वाले इतने गधेड़े लोग हैं? गधे से भी एक लेवल ऊपर है। शराब पी के पेपर बनाते हैं या और बड़े नशा करके पेपर बनाते हैं कि उनको इतने, पहली बात तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में इतने टुच्चे सवाल पूछे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, और उस टुच्चे सवाल में भी गलती करना, और एसएससी का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक माफी नहीं है कि इस बार इतने सवाल गलत हो गए, आगे से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई गलत सवाल नहीं पूछेंगे। मजा आ रहा है उनको, पैसा आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं सौम्या जी, एक कमीशन हम लोग भी खोलते हैं नौकरी बांटने का, फॉर्म फीस रखते हैं 2-2 हजार रुपए, 100 सवाल पूछेंगे, ठीक है। दुर्गा जी का काम होगा कि ये लोगों को बताएंगे कि मैं उनके यहां आपकी नौकरी लगवा सकता हूं, हमारे यहां वैकेंसी होंगी 10,000, हम सब बच्चे की सैलरी होगी पर मंथ 5 लाख। अब आप सोचिए, इतनी बेरोजगारी है, 1 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे जहां 5 लाख सैलरी है पर मंथ, 2-2 हजार हम फीस ले रहे हैं, एक पैसा कलेक्ट हो गया। अब दुर्गा जी बैकएंड से 100 सवालों में 30-30 सवाल लीक कर रहे हैं, हर सवाल का ये पैसा ले रहे हैं।
अब 5 लाख हम सैलरी दे रहे हैं, एक साल में कितनी आएगी? 60 लाख। दुर्गा जी उन बच्चों से 60-60 लाख रुपए वसूल रहे हैं, उनको लग रहा है एक साल में सैलरी रिकवर हो जाएगी, पक्की नौकरी है। फिर हम क्या करेंगे? 15 सवाल उसमें गलत पूछेंगे, एक सवाल पे 2000 रुपए चार्ज करेंगे, वहां से पैसा आएगा हमारे पास। टोटल इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया गणित की भाषा में, हमारे पास पैसा आ जाएगा लगभग 8-10 हजार करोड़। और सोचिए हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत नॉर्मल है 5000, और हमें एक साल तक पैसा देना है, कौन सा वाला? जो दुर्गा जी कलेक्ट करके लाए, बाकी सब हमारा है। यानी ये कमीशन नौकरी नहीं दे रहे, नौकरी के नाम पे हमसे ही वसूली की जा रही है बस। और सिलेक्टेड बच्चा भी डरता रहता है ये सोच के कि यार मेरी नौकरी कब छिन जाएगी। इस चक्कर में रिपीटर्स बढ़ रहे हैं। 2023 का रिजल्ट अभी तक कोर्ट में लटका है, इसलिए वो 2024 दे रहा है। अभी आप 2024 भी लटका दो कोर्ट में, तब क्या होगा? तब वो 2025 भी देगा, 26 भी देगा। या हर कोई आके कह देता है कोर्ट की लड़ाई अब हम देखेंगे। भाई साहब, जो वकील आपको बता देते हैं ना कि 30,000 में सब कुछ कर देंगे, अगर दुर्गा साहब आप मर्डर करके किसी वकील के पास पहुंच जाओगे जो नया नवेला है, आज ही कोर्ट में एंट्री हुई है, वो ये कहता भाई साहब आप 11,000 रुपए रखो, कोई माई का लाल आपको अंदर करके तो दिखा दे। ये हाल है वकीलों का। कैसे सपने दिखाते हैं हमें पता है, हमने 2.5 साल तक चप्पल घिसी है कि इतनी जल्दी सोल्यूशन आ जाता। अरे वकील साहब ने कह दिया वो तो जिता देंगे। वकील साहब हर दिन अपनी जिंदगी में हार रहे, तुम्हें जिता देंगे। अभी आप करीब से गुजरे नहीं हो वकील साहब के, गुजरोगे तो मालूम चलेगा। वही। और जब रिजल्ट आ जाता है, गारंटी नहीं थी हमारी कोई, हम कैसे गारंटी ले सकते थे? ये एक सवाल आया था जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसकी वजह से मैथ्स के सवाल को इन्होंने 2 ऑप्शन करेक्ट कर देते। समझ रहे हैं? ऐसे समझ लीजिए, सौम्या का नाम ऋचा भी है और सौम्या का नाम सौम्या भी है। सौम्या के होने वाले वो सत्तू हैं। सवाल आता है सत्तू की कौन है? एक ऑप्शन सौम्या भी, ऋचा भी। बच्चा कंफ्यूज कौन सा लगाए? हो गया बच्चे के साथ खेल। और इन्होंने क्या कर दिया? मार्क्स टू ऑल। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कौरव भाई, आपसे पूछना चाहता हूं, अब देखिए ऑप्शन तो पहले बाद में देखेगा बच्चा, पहले डेटा के हिसाब से सवाल को सॉल्व करेगा। अब एक बच्चा है जो प्रोबेबिलिटी पढ़ के ही नहीं गया, दुर्गा जी बड़ा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, नहीं पढ़ के गया, उसने इस सवाल को देखा और छोड़ दिया, बाद में उसको नंबर पूरे मिले। एक बच्चा वो है जिसने इस सवाल को करा, ऑप्शन देखे उसको लगा 2 सही है, फिर उसको लगा यार ऑप्शन 2 सही है, कौन सा लगाऊं, फिर उसने दोबारा किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। अगर तुम्हें पैसे ही वसूलने हैं गलत सवाल देके, तो भैया ऐसा करो तुम कोष्टक में लिख दो इट मे बी गलत, डोंट वेस्ट योर टाइम, इतना ही लिख दो, पैसा कमा लो, बच्चों का टाइम तो मत खराब करो। इसके चक्कर में उसके कितने सवाल गलत हो गए नहीं पता, इस एक सवाल को सही करने के चक्कर में। ये रीजनिंग का सवाल गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सवाल सही है लेकिन फिर भी 3 नंबर दे दिए गए। रीजनिंग का मुझे उतना आइडिया नहीं है, आइडिया क्या, मैंने पढ़ाई नहीं, इंग्लिश भी मैंने नहीं देखी। जीएस में आपको दिखाता हूं जो बात मैंने आपको एसएससी जेई में कही थी कि जीएस का ये सवाल बिल्कुल सही है। सुनना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो लोग एसएससी में नहीं भी है उनसे भी पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, और इस सवाल का सही उत्तर था, इस सवाल का सही उत्तर था 16.8%। इस सवाल का सही उत्तर था, ठीक है, 16.8 ऑप्शन में था, बच्चे ने लगा दिया, 16.8 था, बच्चे ने लगा दिया। इन्होंने इसका मार्क्स टू ऑल कर दिया। मालूम है क्यों किया है? क्योंकि जो पहला ऑप्शन है ना वो 14.3% है, वहां पॉइंट नहीं है। ये किसकी गलती है? जो लोग बिल्कुल देसी हैं, जिन बच्चों के माँ बाप ये एग्जाम देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल ये है कि विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ऑप्शन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन ऐसा बच्चा होगा जो मोदी साहब को टिक नहीं करेगा? करेगा हर बच्चा। कोई ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता हो, उससे नहीं होगा ये सवाल। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हम सबको 3 नंबर देंगे इस सवाल के। क्यों देंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत थी, प्राइम में लिखा हुआ था ई होना चाहिए। अब यार कहीं कुछ कॉमन सेंस भी तो होता है। चलो मैं इसको फिर भी गलत मान रहा हूं, बट इस सवाल में तो इस 14.3% से सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एक मुश्किल सवाल है, हर बच्चा कर भी नहीं पाता। ये जीएस का एक वो सवाल था जो अंतर पैदा कर सकता था रिजल्ट में, लेकिन इसका मार्क्स सबको मिल गया। क्यों? क्योंकि 14.3% है, जिसका लेना देना कुछ नहीं है। अब आप ही कमेंट करके बताइएगा कि यह अन्याय बच्चों के साथ हुआ है या नहीं हुआ। एक ये सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया?
मैक्सिमम जीएस के टीचर, मैंने जिनका वीडियो देखा, अभी मैंने परमार साहब का वीडियो देखा, फिर मैंने और भी एक दो टीचर से पूछा, एक दो का तो अभी जवाब नहीं आया है कि इसका सवाल का उत्तर यमुना होना चाहिए। पहले इन्होंने इस सवाल का उत्तर यमुना ही दिया था, बाद में इन्होंने इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया। शायद ऐसा कहने में आ रहा है कि जो एंटीसीडेंट है उसकी हिंदी पूर्ववर्ती नहीं होती। ये शायद इसका लॉजिक है कि हिंदी ठीक नहीं थी। अबे तो हिंदी ठीक हम करेंगे तुम्हारी, हम तो गाल तोड़ के कुछ और भी ठीक कर देंगे, तुम्हारी कोई दांत टेढ़ी है वो भी ठीक कर देंगे, तुम हमें मौका तो दो। हम तो लाल भी करना जानते हैं, जो चीजें लाल हो सकती हैं। बंदर की तरह घूमते फिरोगे तुम? कभी आओ तो सही हमारी हवेली पे, फिर बताएं तुम्हें। यह सवाल गलत पूछा, इसका भी इन्होंने। यह कैसे गलत हो सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योग्यता नहीं है? अब इसमें भी कुछ रहा होगा, पता नहीं, मुझे तो सवाल पढ़ना पड़ेगा पूरा। यह सवाल भी गलत है। ऐसे 19 सवाल हैं। एक सवाल और देखिए, इसमें बच्चों का थोड़ा डाउट था तो मैं वो क्लियर कर देता हूं। बच्चों का कहना था कि यह सवाल सही था इंग्लिश में, हिंदी में गलत था, तो इंग्लिश को सही मान लिया जाए। लेकिन जब आप पेपर देते हो तो आपके सामने एक ही लैंग्वेज आती है, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो इसलिए एसएससी को दोनों में देखना पड़ेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। या तो एसएससी के पास ये सुविधा होती कि वो पकड़ लेता, केवल हिंदी वाले बच्चों को ही मार्क्स टू ऑल मिलता, इंग्लिश में जिसने सही किया था उसकी बात बन जाती, जिसने गलत किया था नहीं। बट इन्होंने इस सवाल पे भी सबको 3-3 नंबर दे दिया, सबको 3-3 नंबर दिया है। एक टुच्चा सवाल पूछते हो तुम, एक ठीक सा सवाल पूछते हो, उसमें भी क्या है। और ये सवाल सोचिए, जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया था एवरेज वाला, वो 18 तारीख की शिफ्ट में भी आया है और 20 तारीख की शिफ्ट में भी आया है। यानी कि 19 सवाल ऐसे हैं दोनों शिफ्ट में मिला के, जिसमें सब बच्चों को पूरे पूरे नंबर दे दिए गए। इस सवाल में जानबूझ के थोड़ी मिस्टेक करते हैं। जैसे यहां पे डेज था, यहां पे 12 दिन और 16 घंटे लिख दिया था, 12 दिन और 16 घंटे, जानबूझ के 12 दिन और 16 घंटे लिख दिया ताकि सवाल में गड़बड़ हो। अब बच्चा सोचता है यार कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान भी नहीं जाता, कई बार तो उत्तर निकालता है खटाक से, 12 16 एलसीएम लेके मुंह पे मारता है, उत्तर उसका आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है हर बच्चे को 4 नंबर मिल गए, हर बच्चे को 4 नंबर मिल गए। बच्चा इतने सवालों में, ये कितने मुश्किल सवाल हैं, देख के लग रहे हैं भगवान जाने कौन ये रीजनिंग के सवाल करता होगा। खैर बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग गुरु आजकल अवेलेबल है, वो कर लेते होंगे, मेरी समझ से परे है। बट ये सवाल पे भी मार्क्स टू ऑल मिला है। इतना बड़ा सवाल सोचिए, एक बच्चे को पढ़ने में ही 1 मिनट लग गई होगी। 1 मिनट पलाश बाबू इस सवाल को पढ़ने में लगी होगी, बच्चे को ज्यादा लगी होगी, दोबारा पढ़ना पड़ा होगा, और बाद में पता चल रहा है इसके मार्क्स तो सबको बट रहे हैं, सबको हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यार ये तो मुझे आता है। Everyone was surprised at his speech। तो सरप्राइज पे एट आता है, ठीक है। His speech surprised everyone, तो इसका उत्तर तो 3 होना चाहिए। 3 में क्या दिक्कत है? वैसे 3 में क्या दिक्कत है? इसका सबको क्यों दिया गया फुल मार्क्स? 3 तो ठीक है। Everyone was surprised at his speech, तो his speech surprised everyone। है इसमें गलती कोई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है ये तो। चलो कोई बात नहीं, इसका किसी इंग्लिश के मास्टर साहब से पूछेंगे। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, सबसे मीठा फ्रूट है, तो 4 होना चाहिए। इस पे क्यों दिया है? इज द आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। यार ये सवाल कैसे हैं? कुछ इंग्लिश वाले टीचर ही बताएंगे, मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा। ये एक जीएस का सवाल था, एक और सवाल था। इन सब सवालों पे अब आ जाती है बात नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन ने क्या किया है क्या नहीं किया। जैसे आप कह रहे थे इसके इतने मार्क्स बढ़ गए, उसके 70 बढ़ गए, तो ऐसा तो नहीं है। जो आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी प्रूफ दिखाए होंगे, तो सॉलिड ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसपे आप ये कह सकते हो कि नहीं एसएससी ने धांधलेबाजी की। और एसएससी कोई बच्ची नहीं है यार, वो बहुत खेली हुई लड़की है। वो लड़की है जिसका नाम 10 के नोट पे लिखा मिलता था, सोनम बहुत बेवफा है। उसको पता है कि कैसे जज्बातों से खेलना है, उसे पता है कि वेटिंग नहीं आना चाहिए, वो 3 फोन रखती है। देखिए आ जाए वेटिंग, मजाल की वेटिंग आ जाए और शक पैदा हो जाए, और वो आराम से जिससे मिलना होता है, ये फोन सुरेश का है, ये फोन रमेश का है। अब रमेश से मिलना जाना है तो वो ये लेके जाएगी, सुरेश से मिलने जाना है तो ये लेके जाए। बहुत सेफ खेलती है वो है एसएससी, जो कब आपके जज्बातों से खेल जाएगी पता नहीं है। एसएससी की इन गलतियों से हजारों लोगों के भविष्य की ऐसी तैसी हो गई, और नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बार बार छात्रों के साथ अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है।
क्योंकि ये लोग बिना फाइनल आंसर की के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सीधा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। यही अपने आप में एक मजाक है कि फाइनल आंसर जारी किए बिना तुमने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरवा ली? क्या यह सही था? कई उम्मीदवार सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन एसएससी ने सभी पोस्ट भरवा ली उनसे। आपको नहीं लगता इन सबसे भी प्रक्रिया उलझ रही है कि एसएससी खुद भी कंफ्यूज है कि कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है, किसको क्वालिफाई करना है, किसको नहीं? एसएससी को भी खुद नहीं पता। वो कह रही है कर दो, जल्दी से कर दो, मुझे 2025 भी कराना है, अगले महीने रोजगार मेले में मोदी साहब से मुझे रोजगार पत्र भी बंटवाना है। आप बताइए, वरना जो ओवर एज कैंडिडेट थे पलाश जैसे, जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट थे, उनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई क्यों तुमने? और 800-900 ऐसे उम्मीदवारों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जो किसी भी पोस्ट के पात्र नहीं थे, और अगर वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे तो उनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने का मौका क्यों दिया? क्या इससे फाइनल कट ऑफ पे कुछ असर नहीं पड़ा? बताओ, आपको नहीं लगता इससे भी कुछ जेन्युइन बच्चे बाहर हुए? प्री में देख लो कि कट ऑफ थोड़ी सी पॉइंट से खिसकी तो 600-700 बच्चे अंदर आ गए। अगर मेंस में भी ऐसे खिसकी है तो कितने बच्चे गए होंगे? मैं आपको 2 बच्चों के तगड़े प्रूफ दिखाता हूं, आपको हैरानी होगी जान करके। ये कौन था भाई? एक बच्चा, ये इन पे भी बात करेंगे, अभी आएंगे एक एक करके, धीरे धीरे करके। यही है, ये वाला बच्चा है, क्या नाम है इसका? हाँ, ये एक बच्चा है, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, अनडिजर्व कैंडिडेट से कैसे खेला हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। पलाश एक आप सबके सामने, पलाश को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पलाश ने मेंस का पेपर दिया है, कितने मार्क्स बने हैं पलाश के? है इसमें पलाश का स्कोर? ये है? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कितना स्कोर बना आपका। पलाश आपको पता है पूरी तरीके से नॉन एलिजिबल था, 321 स्कोर बनाए। अगर पलाश का भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन ठीक से हो जाता, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना है आपको काउंट तो किया है ना, आपका नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, पलाश का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। एक ऐसा ही बच्चा आपको दिखा रहा हूं दूसरी कैटेगरी का। क्या कैटेगरी है इनकी? एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है प्री की 146। इनके मार्क्स कितने थे? 140। 140 मार्क्स होने के बावजूद इस बच्चे को पलाश की तरह से ही मेंस देने का मौका मिला, लेकिन इसने मेंस में सिस्टम मिला दिया। ये कितने मार्क्स लाए मेंस में आप देख सकते हो। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो 700-800 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं वो सब नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा बने हैं, क्योंकि उनके मार्क्स पॉइंटों में 154 पहले में और उसके 171 हो गए। 332 नंबर लाया है वो, जीएसटी की कट ऑफ से भी ऊपर लाया, जबकि नॉन एलिजिबल है। यानी मैं आपके सामने 2 बच्चे ले आया, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है ऐसे बच्चों की। यानी इन बच्चों को आपने नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली में भी शामिल कर लिया, तो नॉर्मलाइजेशन पे तो फर्क पड़ा ना। आपने इनको नौकरी दी या नहीं दी मैं बात ही नहीं कर रहा, क्या पता इनको आप अलग से बुला के नौकरी भी दे दो, मुझे तो इस पे भी मनसा है, पे आपकी पे शक है, डाउट है मुझे। आपने इनको नॉर्मलाइजेशन में शामिल क्यों किया पलाश जैसे लोगों को? क्या ये डिजर्विंग थे? नहीं थे। इनका तो प्री का ही कट ऑफ नहीं निकला था, आप इनका नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। और जो बच्चा जरूरी है, जिसका नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, उसके सपनों की आपने ऐसी तैसी कर दी। ये एक सॉलिड ग्राउंड है हमारे पास कि हम मेंस के रिजल्ट को रिवाइज करा सकते हैं कि पहले इन 800 लोगों को बाहर करो, 800 लोगों को बाहर करने के बाद दोबारा से नॉर्मलाइजेशन करो। ये हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड है। उसके अलावा कोई कितनी इधर उधर की बातें कर ले, किसी के पास कुछ नहीं है। एसएससी कोई बच्ची नहीं है, नहीं तो दिखा दो जमीन पे लाके, मान जाऊंगा। आज से पहले तो टीचर ही नहीं थे, आज तक एक टीचर एक केस को ठीक तरीके से नहीं लड़ पाया। 2017 से मैं देख रहा हूं, 8 साल तो मुझे हो गई लड़ते हुए। प्री के एग्जाम में जब स्कैम पे उंगली उठाई तब भी तमाम लोग आके बोले स्कैम तो है ही नहीं कुछ, बच्चे भी टीचर्स भी, तब भी हम अड़े रहे और पेपर से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज करा दिया। तो देखिए, केस और ये सब कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कोई। फिर भी मुझे बड़ा सुकून मिला जब कुछ लोगों ने आके ये कह दिया कि अब ये केस हम लड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप लड़ो, लेकिन अपडेट तो दो। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या अपडेट है, तो उन लोगों को बताओ। आप आके यूट्यूब चैनल पे 2-4 वीडियो 5 वीडियो बना के बताओ कि अब हमने पिटीशन फाइल कर दी है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसे तो मत छोड़ देना। बच्चों जाओ तुम अपना अपना केस खुद लड़ लो,
तब तो फिर जैसे 2023 वाला फंसा हुआ है वैसे ये फंसा रहेगा। देखो मैं बता दूं, अधिकारों के लिए अगर लड़ोगे नहीं ना तो अधिकार के लिए कुछ बचेगा नहीं। हिम्मत करनी पड़ेगी एक बार, वरना ये जो गद्दारी तुम्हारे साथ इस साल हो रही है हर साल होती रहेगी। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो खुश हैं, उसमें भी दुर्गा जी तमाम ऐसा बच्चा है जो कह रहा है मेरे को बताओ 3rd ग्रेड पोस्ट मिली है, जबकि मेरा नॉर्मलाइजेशन ठीक से हुआ होता तो मुझे एएसओ मिल जाती। यानी अगर इन जैसे 800 बच्चों को हटाया जाता है और एसएससी जो ये सवाल डिजर्व नहीं करते कुछ मार्क्स टू ऑल वाले, इनको भी ठीक करके 19 सवालों को 12 पे ले आती है मार्क्स टू ऑल पे, तो रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो तो फिर भी सिलेक्टेड होंगे, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, डिजर्विंग है, वो तो फिर से सिलेक्टेड होंगे। और नहीं तो ऐसा कर लो, 2nd राउंड पोस्ट प्रेफरेंस करा लो भाई। अगर किसी को भी बाहर नहीं करना तो जो बच्चे नौकरी छोड़ेंगे उनकी जगह दूसरे लोगों को नौकरी दे दो। कुछ तो करना पड़ेगा एसएससी को। आप सोचिए, ये लोग आधी रात को अचानक से रिजल्ट जारी करते हैं, ये इनकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठाता कि क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? कोई पूर्व सूचना नहीं है आपके पास, रात को 12 बजे रिजल्ट आ जाता है और लोगों को मौका तक नहीं मिला कि वो फाइनल आंसर की देख सकें और नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठा सकें उसी दिन, क्योंकि आपने फाइनल आंसर की तो जारी नहीं की। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका रिजल्ट तुम आधी रात को जारी कर रहे हो और लोग डाउट भी ना करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रक्रिया का, उसके बिना रिजल्ट घोषित कर दिया। बताओ बताओ, एएलपी मेंस का एग्जाम कैंसिल हो गया पूरा? आज था और कल था, दोनों। बताओ, दोनों कैंसिल हो गए? हर एग्जाम कैंसिल हो रहा है भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। हर साल कई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको पता होगा, नहीं जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिनका ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ था। अगर आप ये पहले करा लेते तो कुछ नौकरियां तो बचती। क्या ये एक स्कैम नहीं है? क्या ये आपके सिस्टम को नहीं दिखाता कि आपका सिस्टम फेल है? 19 सवालों को मार्क्स सबको दे दिए गए, क्योंकि 2023 में केस हुआ था, ये सवाल गलत है, सही है। एसएससी ने कहा अब हम गलत सही पे बात ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर और 5-10 लाख लोग बाहर से आकर के बच्चों के माँ बाप, भाई बहन सब रिप्रेजेंटेशन डाल देते तो शायद मुझे लगता है 130 सवाल मार्क्स टू ऑल हो जाते। और होगा आगे आने वाले वक्त में ऐसा। आपने देखा जेई में 100 में 16 सवाल मार्क्स टू ऑल थे। एसएससी ने तो अभी शुरुआत की मार्क्स टू ऑल की। आज एक शिफ्ट में 10 सवाल, कल को 20, परसों 50 सवाल मार्क्स टू ऑल, सबको पूरे नंबर मिले। अब किसको नौकरी मिलेगी देखेंगे, जिसकी चांद पे बाल ज्यादा है उसको नौकरी दे देंगे। नॉर्मलाइजेशन का हालत इतना गंदा हुआ है कि जो बच्चे बेचारे उम्मीद लेकर बैठे थे वो बाहर हो गए। उम्मीद लेकर बैठा हुआ उम्मीदवारी बाहर हो गया। नॉर्मलाइजेशन का आप देखिए क्या हालत है नॉर्मलाइजेशन की, आप खुद देखिए, आपके सामने है। ये 18 जनवरी की शिफ्ट है, ध्यान से देखिएगा। 18 जनवरी की ये शिफ्ट है। 18 जनवरी की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, जैसे जिसके 115 नंबर हैं उसके 24 नंबर बढ़ गए। कितने हो गए? 24 नंबर बढ़ गए। जिसको 115 नंबर है 24 बढ़ गए। 133 नंबर है उसके बेचारे के 21 ही बढ़े। अब आप बताइए कि ये बच्चा इससे तो बहुत आगे था ऑलरेडी, लेकिन इसको कितना पीछे धकेल दिया गया, और 3 नंबर पीछे धकेल दिया गया। ये कैसा इलॉजिकल नॉर्मलाइजेशन है, नहीं समझ पा रहा हूं मैं। बताओ कैसा इलॉजिकल नॉर्मलाइजेशन है। आप ये बच्चे देखो 154 और 160 वाले को, ये इससे कितने नंबर आगे था? 6 नंबर आगे था, बट अब ये इससे कितना, सिर्फ 4 नंबर आगे रह गए। अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा आप नहीं कहेंगे, बट फिर भी नॉर्मलाइजेशन उतना अच्छा तो नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं, क्योंकि 24 नंबर का गैप, 19 नंबर का गैप, 22 नंबर बढ़ जाना, ये वाकई में गलत है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा होना चाहिए 1-2 नंबर, पॉइंट नंबर इधर उधर हो रहे हैं बस, तब तक तो नॉर्मलाइजेशन सही है। लेकिन पेपर का लेवल इतना बदल देना जिससे इतना अंतर आ जाना स्कोर का। अब आप 2020 में देखोगे तो -4 नंबर भी हुए हैं किसी के 20 जनवरी का। एक बात बताओ, ये बच्चा 162 नंबर लाया है, इसके तो 4 कम हो गए। देखना भाई ध्यान से, ये देखो कितना घटिया नॉर्मलाइजेशन है। एक बच्चा 162 नंबर लाता है, आप उसके 4 कम करके 157 पे ले आते हो। एक बच्चा 149 लाता है, आप उसके 8 बढ़ा के 157 पे ले आते हो। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बच्चा 13 नंबर फालतू लाता है दूसरे बच्चे से, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन बराबर पे ले आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो एक तरीके का खुद अपने आप में भ्रष्टाचार है। बताओ,
नीचे भी 149, ये 149 है, देखो ये 149 है, शायद कैटेगरी अलग होगी या तो इसके 13 नंबर कम हो जाते हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन भी कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है। या गलत क्वेश्चन है, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं गलत क्वेश्चन तो मार्क्स टू ऑल हो गया। ये जो स्कोर है ये मार्क्स टू ऑल वाला है, यानी 20 जनवरी में तो गड़बड़ दिख रही है। आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, लेकिन एसएससी इन सब चीजों पे कोई जवाब नहीं देगा। 1% कोई जवाब नहीं आएगा एसएससी की तरफ से, जब तक कि इनको कोर्ट में नहीं रगड़ा जाए। कोर्ट में रगड़ने का एक ही तरीका है, आजकल कोर्ट में अगर आपको जाना है तो आपके पास फेस वैल्यू वाले अच्छे एडवोकेट्स हैं जिनकी बड़ी मोटी मोटी फीस है, उन्हीं की बात को जल्दी सुना जाता है, उन्हीं की बात का रिप्लाई दिया जाता है। हम आप जैसे नए नवेले वकील चले जाएं तो जज साहब कह देते हैं 2 महीने बाद आना। आज कोर्ट में एसएससी की हियरिंग थी, एसएससी ने कहा 6 वीक का टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, और उनको टाइम दे दिया गया। जबकि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना किसी लॉजिक के विदहेल्ड की लिस्ट में डाला गया है। तो मेरी आप सबसे भी ये गुजारिश है कि ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं। अभी तक ये क्लियर ही नहीं है, सब अलग अलग दिशा में, शिक्षक बच्चे सब अलग अलग दिशा में, कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। बताओ, विदहोल्ड तो एक ऐसी चीज है कि बच्चों को शौक लग गया है, ऐसा कैसे हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसकी। अब मैं एक चीज आपको और दिखाना चाह रहा हूं बड़ी कमाल की, मैं इस बच्चे का नाम आपको नहीं दिखाऊंगा। इस बच्चे के मार्क्स थे 311, समझना, इस बच्चे को सीएसएस मिली है। इस बच्चे के मार्क्स कितने थे? 311, ये रॉ स्कोर है भाई इसका। अभी इसका रॉ स्कोर कितना है? 351, यानी इसके 40 नंबर बढ़े हैं, 40 नंबर। मैं ये जानना चाह रहा हूं या आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, इसका 40 नंबर का मतलब पता है क्या दुर्गा जी? कि जो 10 सवाल बोनस सबको दिए गए हैं, हाँ नहीं, जो 10 सवाल गलत जो सबको बोनस दिया गया है वो इसके 10 के 10 सवाल गलत थे। अब आप बताओ कौन ऐसा पढ़ने वाला बच्चा है जो सरकारी नौकरी पा रहा है? आपने सवाल भी देखे कि वो इसके 10 के 10 गलत थे, तभी तो इसके 40 नंबर बढ़ गए। एक तो नेगेटिव था पहले से और 30 बढ़ गए, यानी एक सवाल पे 4 नंबर मिले इसको, 10 चौक 40। मुझे ऐसे भी काफी सारे लोगों के बारे में पता है जिनके 40-40 नंबर बढ़े हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि ये कौन बच्चे हैं जो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उन 10 सवालों में इनका एक भी सही नहीं है, इनफैक्ट 10 के 10 गलत है, इनका एवरेज वाला भी सवाल गलत है। ये चीज मेरे मन में शक पैदा कर रही है, क्योंकि ऐसे काफी बच्चों के स्क्रीनशॉट हैं अवेलेबल, डेटा है अवेलेबल जिनके 40-40 नंबर बढ़े हैं। ये जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बात एकदम नॉर्मल नहीं है कि ये एक भी सवाल उन 10 में से सही नहीं कर पाए। वाकई में मानते हैं इस बात को? आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन बच्चों का एसएससी की गलती की वजह से बाहर हो गए और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए तो मेरी लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि वो एसएससी की गलती की वजह से 0.1 0.2 से रह गए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जी जान लगाएं, और हम ऐसे बच्चों से भी लगातार बात कर रहे हैं कि उनको एक मौका तो और मिलना चाहिए, क्योंकि एसएससी की गलती की वजह से वो बेचारे अपना जीवन ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, बर्बाद नहीं होने दे सकते। और रही बात, देखिए अब 2 चीजें यहां पे कि एक तो जो अब तक हो गया उस गलत को कैसे सही किया जाए जो 2024 में हुआ है। फिर बात आती है आगे के रिफॉर्म्स की कि भाई एसएससी को फाइनल आंसर की जारी करने के बाद रिजल्ट घोषित करना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना फाइनल रिजल्ट घोषित करना पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है या फिर पेपर के लेवल को इक्वल करने की जरूरत है। गलत प्रश्नों की जिम्मेदारी एसएससी खुद ले, गलत प्रश्न पूछे ही ना, गारंटी दे कि हम कोई गलत प्रश्न नहीं पूछेंगे। ओवर एज और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को पहले से ही छांट दिया जाए। ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए कि कोई बच्चा अगर जिसकी एज कम है वो भी पेपर नहीं दे सकता, और जो ओवर एज हो चुका है वो भी पेपर नहीं दे सकता। और जो ये नॉर्मलाइजेशन फेल हो रहा है, किसी के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी के 15-20 तक बढ़ गए, किसी के 1-2 कम हो गए, ये जो फेयर बैलेंस, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसका नुकसान कई सारे बच्चों को मिल रहा है, कई सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो शिफ्ट के टॉप स्कोरर के हिसाब से चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए एक शिफ्ट कठिन थी और वहां टॉप स्कोर कम आया, तो शिफ्ट के छात्रों को ज्यादा फायदा मिल गया, कई छात्रों का स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। अब मैं एक ही बात आपसे यहां पे कहना चाहता हूं, क्योंकि एसएससी के जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसमें कोई फिक्स्ड पैरामीटर है ही नहीं, जबकि आईबीपीएस, कैट, गेट में खूब नॉर्मलाइजेशन होते हैं, कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं आई। एसएससी में समस्या यह है कि यहां केवल टॉप 1% स्कोरर ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। एसएससी के मैं तो नॉर्मलाइजेशन का लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, और एसएससी कह रहा हम इसे ठीक से समझाएंगे नहीं, हम तुम्हारे स्कोर अजीब गरीब तरीके से बढ़ाते घटाते रहेंगे, तुम हमारी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाते रहना, हम क्लब में जाके नाचते रहेंगे, हम तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर जारी नहीं करेंगे। आप देखते होगे आपका नॉर्मलाइज स्कोर कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी को नहीं पता चलेगा किसके कितने बड़े हैं। तमाम बच्चा शिकायत कर रहा है उनका स्कोर कम बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, एसएससी को तो खुल के डाल देना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन, नहीं डाला उन्होंने। तो ये जो हम डेटा लेके आते हैं तो बहुत कम बच्चों का है। अब देखिए दो बातें यहां से हैं कि या तो एसएससी सुधार करे, वरना सरकार को एसएससी को डिसॉल्व करके एक नई कमीशन का गठन करना चाहिए, या यूपीएससी को ये स्कैम की जिम्मेदारी दे दी जाए कि पहले वो पता करें स्कैम हो रहा है नहीं हो रहा और फिर वो एग्जाम करें। बट इससे और बर्दाश्त करना, बार बार खराब होते देखना अपनी आंखों के सामने, तो ये समझ लीजिए खुद को बर्बाद होते हुए देखना है। एक लड़ाई इतनी बढ़िया कोर्ट में चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट अब और लोग अगर नई लड़ाई इनिशिएट कर रहे हैं तो करें एटलीस्ट। बट आज 4 दिन होने वाले हैं, किसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा, केस हुआ या नहीं हुआ, केस का बेसिक क्या है, ग्राउंड्स क्या है। कुछ ट्रांसपेरेंसी सबको रखनी पड़ेगी। हम भी आपको आके बताते हैं कि भैया आज की हियरिंग में एसएससी ने बोला कि उनको इतने वीक का टाइम चाहिए, सीनियर लॉयर लेट हो गए पहुंचने में, जिसकी वजह से वो हो सकता है अड़ जाते इस बात पे कि इतना टाइम मत दो, क्योंकि नॉर्मल एडवोकेट को तो जज साहब सुनते नहीं है। उन्होंने कह दिया ठीक है अब हम 6 मई को सुनेंगे। तो जो अभी हमारी प्लानिंग ये है कि अगर किसी ने केस नहीं किया और सब लोग अगर इसी केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही इसको लीड वो कर लें, तो मुझे लगता है कि इसी केस में नई एप्लीकेशन लगा के सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एटलीस्ट मैं तो कहता हूं 700-800 बच्चों को निकाल के तो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। कुछ तो लोग इन हो और आगे के लिए एसएससी को हिदायत दी जाए कि वो ये गलतियां ना करे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ लोगों का कहना है कि यार पूरा री एग्जाम करा लो एक शिफ्ट में। तो देखिए हम ये सब सोच सकते हैं, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, बट आपको लगता है कि एसएससी ऐसा करेगा? आपको लगता है कि कोर्ट ये बोलेगा कि हाँ ऐसा करा लो? संभव सा है, पॉसिबल नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा करा के रहूंगा तो आप आ जाइए दिल्ली, सब लोग बैठ के बात करते हैं एसएससी से। लाखों लोग बच्चे पेपर दे रहे हैं, 1 लाख बच्चे हम लोग मिलकर के एसएससी से पूछ लेते हैं। सबसे आसान तरीका, एक दिन में जवाब मिल जाएगा, 1 दिन भी नहीं लगेगा। आप सुबह आके एसएससी से पूछेंगे, शाम को एसएससी कहेगी बताओ हाथ जोड़ के बाबूजी क्या करना है, क्योंकि सरकार का प्रेशर आ जाएगा, इतने सारे बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप गलत हैं। इंस्टेंट रिलीफ का तो यही तरीका है। अगर आपको लगता है कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप सब लोग जो पीड़ित हैं, जितने भी बच्चे 50-60 हजार 70 हजार 1 लाख, एसएससी ऑफिस आ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं चेयरमैन साहब के सामने। जब हम लोग सब पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचेंगे जो पीड़ित हैं, उनके खुद हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो एक तरीका तो यह है, अगर आप सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आगे के लिए सुधार होंगे, वो एक अलग प्रोसेस है, वो साथ के साथ चल रहा है। दूसरा यह है कि इस बार वालों को कैसे न्याय मिलेगा। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया, आपने नहीं सोचा कि क्या करना है, अगर टीचर्स भी जो ये सोच रहे हैं केस करेंगे, अगर उन्होंने फास्ट नहीं किया तो ज्वाइनिंग दे रहा है असिस्टेंट इन सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए लोगों को जा चुके हैं डीवी के लिए मेल लेटर जा चुके हैं। अभी ज्वाइनिंग दे देंगे भाई अगले महीने तक। भले ही बच्चा 6 महीने में ज्वाइन करेगा, 1 महीने में डीवी करा लेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच रहे हैं लोग तो क्या आके वीडियो बनाना और बताना ये हुआ है वो हुआ है से काम नहीं चलेगा। सोल्यूशन, प्रॉब्लम सबको पता चल गई है। अब सोल्यूशन क्या है इसका, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यह है कि ना तो शिक्षक एक साथ हो पा रहे, ना ही बच्चे एक दिशा में, तो कैसे जंग जीती जाएगी। बस आकर के एक दूसरे पे टॉन्ट कस देना कि दूसरों ने ऐसा नहीं किया हम वैसा करेंगे तो शायद जीत जाएंगे। किसी को अंडर एस्टिमेट करना, किसी के एफर्टों को जीरो समझना, गलत समझना भी गलत है। बट करिए तो सही, बताइए कि आपने क्या किया अब तक बच्चों के लिए। एक आध दो एग्जाम्पल सेट करिए, बताइए कि हमारा प्रोसेस यहां तक चला गया है, बताइए कि हम आज कोर्ट गए और एसएससी ने नोटिस इशू कर दिया, 1 हफ्ते में जवाब देना है एसएससी को। हम लोग 17 दिसंबर से कोर्ट में भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो चुके हैं। अब हम उस स्थिति में जब एसएससी से जवाब मांग रहे हैं, तब एसएससी कह रहा है कि मेरे को 6 वीक चाहिए।
देखिए, अगर एक साथ सारे बदलाव चाहते हो कि आज के आज सब कुछ खत्म हो जाए, तो आकर एसएससी के ऑफिस में बैठे एसी कमरों में अधिकारियों से पूछना पड़ेगा कि ये अन्याय हम कब तक सहेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, आप चाहते हैं आगे के लिए, आप क्या चाहते हैं इस पे बात करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, अपने टीचर्स से भी बात करनी पड़ेगी कि जवाब दो, बताओ भैया क्या हो रहा है। और इसमें बहुत वक्त नहीं है, ये वक्त सच में हीरो बनने का नहीं है कि मैं आके कह दूं ऐसा हो जाएगा, टेंशन मतलब सब कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। मैंने पता है वो एक्चुअली क्या है, मुझे रील बनाने की आदत नहीं है, वरना दुर्गा साहब एसएससी रिजल्ट रिवाइज में हमने जितनी मेहनत की थी बैठ के 5,500 रील बन जाती भैया। 5,500 तब लोगों को पता चलता अच्छा इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है। तो ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि आपको करना क्या है। मैंने दो बातें बता दी, इंस्टेंट रिलीफ का एक ही तरीका है, वो है आके एसएससी से बात करना कि हम तब तक नहीं हिलेंगे भैया जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, हमें क्लियर जवाब दे दो, और जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक हम नहीं हिलेंगे। ये तो है इंस्टेंट रिलीफ। दूसरा मैंने बताया जो मेरे पास ग्राउंड है वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो दूसरी चीज, हाँ माइक बदल लेते हैं एक सेकंड बोलने के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि आपको कोर्ट का रास्ता है, और कोर्ट के रास्ते में भी दो चीजें हैं कि या तो जो केस चल रहा है, क्योंकि लास्ट में भी ये होगा, आप सब लोग अलग अलग केस करते रहेंगे, जज साहब को भी गुस्सा आएगी, वो एक केस सारे केस एक साथ कोलैप कर देंगे, तो वो हम लोगों की मेहनत खराब करने जैसा ही है। क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जज साहब का टेम्परामेंट ना खराब हो। पता चल रहा है रोज एक पिटीशन लग रही है, उनका मूड खराब हो गया, यार मैं अब इस पिटीशन को सुनूंगा ही नहीं, हर रोज एक ही मुद्दा लेके चले आते हो। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जज साहब का टेम्परामेंट ना खराब हो, वो खुश रहें, उनको सच में लगे कि हाँ जेन्युइनली बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो इन सब चीजों पे बात करनी पड़ेगी। बट अभी हालात ये है कि शिक्षक ही आपस में बात नहीं कर रहे कि यार ये प्रॉब्लम है। पहले प्री के एग्जाम के टाइम पे सब तब भी बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। आज तो मीटिंग का लिंक क्रिएट करके भेज दो तो भी कोई ज्वाइन नहीं करता, और वो तभी संभव हो पाएगा बच्चे ही शिक्षकों को भी साथ ला पाएंगे। कोई एक बच्चा ऐसा जो सारे बच्चों को लीड कर सके, या 5 बच्चों की एक ऐसी कमेटी बना लीजिए जो सारे बच्चों को लीड कर सके, वो एक ग्रुप बना लें, उस ग्रुप में सारे टीचर्स को लाके, ताकि बच्चों के सामने टीचर्स को भी ये डर रहता है कि यार अगर हमने जवाब नहीं दिया, टीचर आपस में कुछ भी कर ले, बट बच्चों के सामने उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनकी जवाबदेही है कि भाई आप क्या कर रहे हो हमारे लिए। तो ऐसे बच्चों को ही आगे आना पड़ेगा जो इस पूरी चीज को लीड कर लें। बाकी जैसी 2-3 दिन पहले कहानियां निकल के आई कि 70 बढ़ गए, 80 बढ़ गए, हम कोर्ट भाग रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा तो अभी कुछ भी एसएससी ने ऐसी कोई कच्ची गोली नहीं खेली। आपको लग रहा था कि एसएससी ने बहुत कच्ची गोली खेली होगी, फंस गई एसएससी, मैंने क्या बताया, बहुत तगड़े लेवल पे खेलती है, बहुत पुराना अनुभव है उसको खेलने का, इतना आसान नहीं है उसको हराना। तो दो ही सॉल्यूशन है, आप डिसाइड कर लीजिए और विद इन 2 डेज डिसाइड कर लीजिए। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आके एसएससी से बात करनी पड़ेगी, हम आपको गाइड कर सकते हैं, पूरा गाइड कर सकते हैं, आपकी बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं, आपकी बात को ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सरकार में बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ लेके चल सकते हैं जो सरकार में बैठे हैं, उनको बुला सकते हैं, आपकी बात को संसद में भी कल उठाया जाएगा। इसके लिए भी पूरी कोशिश हो गई है, कल आपकी बात संसद भवन में भी उठ जाएगी, संसद भवन में भी ये मामला आ जाएगा कि देखिए ये गलत हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है। कल आप सुन लेंगे कि आज लोकसभा में भी इस बात को उठाया गया है। बट वही है कि बात उठाने से बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि अब सबकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे इतनी गाली खा के नेता, राजनेता, टीचर सब बैठे, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो ये सब तो चलता रहता है। पहले लोग डरते थे कोई क्रिटिसाइज कर देता था, अब कहते मेरी मोटी चमड़ी हो गई है। तेरे तो इंजेक्शन भी नहीं घुसता होगा ना, अब तेरी मोटी चमड़ी हो गई है। सब पता है बेटा हमें, जिस दिन रेले जाओगे तब पता चलेगा कितनी मोटी चमड़ी हो गई है। तो आप डिसाइड कर लीजिए। आप सबके पास हमारा नंबर है, मैं फिर भी नंबर लिख देता हूं, आप इस नंबर पे बता दीजिए जो भी आपके ऐसे बच्चे हैं जो इन सब चीजों को देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज सब कुछ आपके सामने क्लियर रख दिया कि देखिए यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बाकी अब जो भी वीडियो कोर्ट की अपडेट होगी तो जो दूसरा चैनल है वॉइस ऑफ यूथ, उस पे
वीडियो आ जाएगा। बाकी जो भी बच्चे हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं और वॉइस ऑफ यूथ के थ्रू अपनी आवाज को बाकी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सब बच्चे भी अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। वो सब बच्चे भी अपनी आवाज को वॉइस ऑफ यूथ के, वो वॉइस ऑफ यूथ मेरा चैनल नहीं है, वो आप ही का चैनल है। आप आइए उस चैनल से अपनी बात लोगों के बीच में रखिए, ठीक है। और बाकी ये सब मत करिए। शिक्षकों से भी विनती है कि या तो जो करना है वो जल्दी करिए, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में जाके हम कुछ नहीं कर पाए हैं और आप बहुत कुछ कर लेंगे, तो गलत फहमियों के सिलसिले बहुत दिलचस्प है। हर ईंट को यही लगता है कि दीवार उस पर टिकी है। भैया हलवा नहीं है, एक बार जाके देखिए, एक बार वकील करके देखिए, कॉल लगाइए ना सिरिल अमरचंद मंगलदास को, फिर पता चलेगा कि कोर्ट कैसे जाया जाता है। ये हवाबाजी करने से कोर्ट के केस नहीं जीते जाते हैं। हमारी भी चप्पलें ऐसे ही नहीं घिस गई, ऐसे ये बाल नहीं पक गए। तो सब लोग मिलकर के अगर इस लड़ाई को लड़े तो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ी भी जाएगी, बच्चों को भी रिलैक्स मिलेगा। और सब अगर अलग अलग दिशा में भाग जाएंगे तो किसी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि 4-5 ऐसे बच्चे, मेरे पास 2-4 के नंबर, कांटेक्ट नंबर है, मैं उनके साथ ग्रुप बना देता हूं, टीचर्स के साथ ग्रुप बना लेते हैं, ताकि सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ पाए, ठीक है। और इंस्टेंट रिलीफ का एक ही तरीका है, आप डिसाइड कर लीजिए, हमें बता देना, हमारी जरूरत होगी हम वहां आ जाएंगे। बाकी पूछते हैं ऐसे सीधे सवाल चल के, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। कल का वक्त आपके पास है, मैसेज करके बता दीजिएगा दोनों में से आप क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से आगे का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।